जय हिंद। कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पर। मेरा नाम है आर्यन सिंह। तो आज हम अपनी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं। तो क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक को पढ़ने में हम आज चौथे चैप्टर पर अपने पहुँचे हैं, क्योंकि ये पुरानी बुक है इसलिए इसमें आपको चैप्टर 5 दिख रहा होगा, लेकिन नई बुक में कुछ चैप्टर कम किए गए हैं कोविड के बाद, तो इस हिसाब से ये चैप्टर 4 है। तो एक सीरीज़ के थ्रू हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं। मतलब इससे पहले हमने इसके 3 चैप्टर पढ़ लिए थे हिस्ट्री को समझने के। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक एंशियंट हिस्ट्री की बुक है। मतलब एंशियंट इंडिया का लगभग आपका पार्ट वो कवर करती है पूरा, शुरुआत से। मतलब कि इंसान कैसे ग्रो करता है, कैसे मतलब उसका विकास क्रम क्या था, ये सब बारे में वो बताती है। तो इस हिसाब से ये इसका मतलब पूरा सीरीज़ चल रही है क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक की। तो इसमें हम आज अपने चौथे चैप्टर में पहुँचे हैं, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसका ये नाम है। ठीक, तो हम अब इस चैप्टर को आज गो थ्रू करेंगे, इसको समझेंगे कि इसमें क्या है सब चीज़ें, और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर लगेगा इसको पढ़ने के बाद। इससे पहले अगर आप पूरी उस प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो आई बटन के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक के थ्रू भी उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन कोई भी जब नई वीडियो आए इस चैनल पे द कॉन्सेप्ट ऑफ यूपीएससी पे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पुस्तकालय में मेरी, अब मेरी एक लड़की है। देखिए, कोई भी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आप 3 चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, उसमें एक ना एक क्वेश्चन डालते हैं। ये किस लिए क्वेश्चन डाल रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर भी क्वेश्चन मतलब कि जनरेट हो। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ, इससे हम क्या क्या चीज़ें सोच सकते हैं, आपके अंदर सोचने की क्षमता का विकास हो। इसके लिए मेरे लिए मतलब पहले एक क्वेश्चन टाइप का डालते हैं कि मेरी के लिए, जैसे मतलब एक यहाँ मेरी एक लड़की दिखाई गई है, उससे पहले कुछ बच्चे दिखाए गए थे अलग चैप्टर में, तो वो कुछ सोचते हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं, और जानने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत तरह की चीज़ें हिस्ट्री के बारे में हमारी पता चलती हैं। ठीक, तो क्या है मेरी का? जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पुस्तकालय जा रहे थे, लाइब्रेरी जा रहे थे, एक टीचर के साथ कुछ बच्चे पहली बार। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा है। अब उसने देखा कि भाई क्लास हमारी छोटी होती है लेकिन पुस्तकालय काफ़ी बड़ा है, और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। और क्या थे? किताबों से भरे बहुत सारे वहाँ रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी, और एक अलमारी कोने में लगी हुई थी जिसपे क्या था, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें होती है। आप लाइब्रेरी आप भी जा चुके हैं, आप जानते हैं कि लाइब्रेरी कैसी होती है। बहुत सारी किताबें होती है, लाखों, कई तो ऐसी होती है इसमें 50, 1000, लाखों किताबें भरी होती है। तो काफ़ी बड़ा रूम रहता है, मतलब काफ़ी बड़ी स्पेस उसमें रहती है, तो वही उसी टाइप का है। तो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मतलब किसकी बात कर रहा है टीचर? कि वहाँ पे वेद भी थे। वेद आप जानते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये हमारे वेद हैं। ठीक, तो उसने कहा कि वेदों से भी रिलेटेड इसमें किताबें यहाँ पे संग्रह हैं। अब मेरी बच्ची है, वो सोचने लगी वेद क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं अच्छा वेद क्या होते हैं, ये हमारे एंशियंट कल्चर का पार्ट है, लेकिन उसको नहीं पता है कि वेद क्या होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। तो वो सोचने लगी चलो क्या पता लगाए। अब उसके अंदर क्वेश्चन आया कि चलो अच्छा इस बारे में हम पता लगाते हैं कि अच्छा वेद क्या होते हैं। ठीक, तो उस हिसाब से अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये पूरा अगर हम बात करें, चलिए हम देखते हैं क्या है। पहली हेडिंग कि दुनिया, एक सेकंड, दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, मतलब दुनिया में जितने सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराने ग्रंथ हैं, उसमें से एक ये क्या है? वेद हैं हमारे। ठीक, तो ये मेनली अब ये किस टाइम की बात कर रहे हैं ये मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये आपकी बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक पीरियड की। ठीक, मतलब जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हुई, हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म होने के बाद फिर वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड में फिर 2 टाइम पीरियड थे, उसमें आर्य थे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पीरियड में आर्य थे, आर्य लोग थे। ठीक, तो ये 2 टाइम पीरियड थे। पहले कौन सा था? पहले ऋग्वैदिक काल था, और उसके बाद फिर क्या? उत्तर वैदिक काल था। तो ऋग्वैदिक काल कब तक था? 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, 1500
1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का पीरियड ऋग वैदिक पीरियड होता है, कहलाता है। और उसके बाद का पीरियड उत्तर वैदिक काल कहलाता है, और इसका कालखंड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक, तो यहाँ जो ऋग्वेद है, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद की गढ़ना मतलब इस रचा गया है वो ऋग वैदिक पीरियड में रचा गया है। ठीक, और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ठीक, अब देखते हैं, तो ये सब बातें इसमें ये बता रहे थे। तो आप जान गए कि दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है, वेद, और वेद कितने हैं, 4। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, और ऋग्वेद में बहुत तरह की बातें लिखी है, उसमें सूक्त लिखे गए हैं जिसको गाया जाता था। ठीक, इसमें देवताओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। कौन कौन से देवता हैं आपके, अग्नि है, इंद्र हैं, सोम है, वरुण है, ऐसे देवता हैं इसमें। ठीक, और इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा है वैदिक संस्कृत भाषा में ये पूरा लिखा गया है आपका ऋग्वैदिक। ठीक, और इसका क्या होता था, उच्चारण और श्रवण होता था, मतलब कोई लिखा पहले टाइम में ये नहीं लिखा गया, ये काफ़ी बाद के समय में इसको लिख के मतलब इसको तैयार किया गया है। पहले क्या होता था, ये मतलब ऋषियों द्वारा बोले जाते थे, और जो उनके शिष्य रहते थे उसको सुन के ग्रहण करते थे, और उसके बाद फिर वो उनको मतलब कि ग्रहण कर लेते थे, फिर आगे अपने शिष्यों को देते थे। इस तरह वो गो थ्रू किया करते थे आपस में, उसको लिखित शुरुआत में नहीं था, बाद में काफ़ी टाइम बाद इसको लिखा गया है। ठीक, अब देखते हैं, चलिए चैप्टर पे हम आ जाते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद और कौन सा, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये मैंने भी आपको बताया, 4 आपके वेद। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सूक्त। जो इसमें रचनाएं मतलब हैं उनको हम कह रहे थे सूक्त। ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक, इसमें रचनाएं हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, इसका अर्थ ये होता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण, इसमें 3 देवता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि कौन से होंगे, आग के देवता। इंद्र कौन से थे, इंद्र को कहते थे पुरंदर भी कहते थे, गढ़ मतलब युद्ध करने वाला ये था, गढ़ को नष्ट करने वाला कहते थे इंद्र को। और सोम कौन थे, सोम एक सोमरस उस टाइम पे था, तो सोम एक वनस्पति के देवता कह सकते हैं आप, उस टाइम के थे। तो अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा था जिसका एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अच्छा, ये जो प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी, ऋषियों ने की थी। और ये देखिए, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शाश्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे, मतलब वही बोलते थे, मतलब पूरा अच्छे से उसको डिस्क्राइब करते थे बोल बोल के, जिससे वो कंठस्थ हो जाए शिष्यों को। मतलब लिखित प्रमाण में नहीं कराते थे कि लिख लिख के याद करा रहे हैं, सिर्फ सुन सुन के वो तैयार करते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, मतलब ज़्यादातर वो क्या करते थे, पुरुष ही उसको लिखते और मतलब उनका वाचन करते थे, लेकिन कभी कभी महिलाएं भी करती थी। ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, प्राक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत थी, मतलब आज की संस्कृत से थोड़ा सा पहले की संस्कृत थी, उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो भी स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, थोड़ी सी अलग थी, लेकिन उससे पहले के टाइम पीरियड की यह थी। ठीक, आप देखिए संस्कृत की एक बहुत ज़्यादा खूबी अभी आप देखेंगे कि कैसे मतलब ये हुआ। ठीक, अब देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं कैसे मिलती जुलती भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, भारोपीय परिवार, ये याद रखिए, भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। कौन सी, संस्कृत लैंग्वेज। ठीक, भारत की कई भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं, जैसे असमिया हो गई, ठीक, और गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब क्या है, और एशियाई भाषाएं, और एशियाई भाषाएं कौन कौन सी, फारसी। यूरोप से की बहुत सी भाषाएं, कौन कौन सी यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, आदि सब किसके पार्ट है, आदि सब पार्ट है आपके इसके क्या कहते हैं, भारत यूरोपीय भाषाओं के पार्ट है। और उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द थे, जैसे उदारता, आप उदाहरण कह सकते हैं, मात्र शब्द जो होता है ये संस्कृत का है, माता जिसका अर्थ होता है। उसी तरह माँ शब्द है वो हिंदी का है, और मदर क्या है, अंग्रेजी का। कितने सिमिलर वर्ड इसमें आपको दिख रहे होंगे, मात्र, माँ, मदर, ये सिमिलर वर्ड है। तो ये पूरा एक भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं, मतलब सिमिलर टाइप की भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं सिमिलर हैं, इसमें आपने देखा कौन कौन सी, संस्कृत तो आपकी है ही है, साथ में असमिया भारत की, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, अब हिंदी भी आपकी संस्कृत से निकली है, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। इसी तरह और एशियाई भाषाएं कौन कौन सी, फारसी, और यूरोपीय कौन कौन
कौन सी भाषाएं? इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, सब एक ही भाषा परिवार की हैं और सिमिलर हैं। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही भाषा परिवार की अपने यहाँ बोली जाती है, कई भाषा परिवार है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर भारत में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। और जैसे कौन कौन सी? और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार की हैं, ठीक। पूर्वोत्तर में भारत में ये सब बोली जाती हैं, कौन सी? असम वगैरह में आपकी तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उसी तरह यहाँ पे कौन सी बोली जाती हैं? साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, द्रविड़, ये सब द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ठीक। झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा कौन सी? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की ये सब है। तो ये मतलब भाषा विज्ञान से रिलेटेड एक है, लेकिन इससे समझ में आता है कि जो संस्कृत भाषा है उसका संबंध थोड़ा थोड़ा यूरोपीय भाषाओं से है, तो उसको भारत यूरोपीय भाषाओं का कहा जाता है, ठीक। आप क्या कहते हैं? हम जिन किताबों को करते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। मतलब ऋग्वेद क्या होता है? कोई पढ़ते नहीं है, उच्चारण होता है, श्रवण होता है। ऋषि बैठ के उसका उच्चारण करते थे और शिष्य उसको सुन के उसका श्रवण करते थे, उसको रिपीट करते थे, इस तरह उनको तैयार हो जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। ये देखिए, रचना हो चुकी थी, उसे बोला और मतलब समझा जाता था, लेकिन इसे लिखा काफ़ी टाइम बाद गया था। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। मतलब अच्छे से छापने का छापा गया है, उसको किताब के फॉर्म में जो रखा गया है वो अभी जल्दी हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऐसा इतिहासकार जब ऋग्वेद का अध्ययन करने जाते हैं तो उसका अध्ययन कैसे करते हैं? अब ये देखिए, इसमें एक कहानी अभी आपको दिखाएंगे, मतलब कहानी कहेंगे। विश्वामित्र एक ऋषि हैं, उनका और नदियों के साथ जो वार्तालाप है, तो नदियों से वार्तालाप, ये ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि प्रकृति की जितनी चीज़ें थी उनका मतलब उनको देवी देवताओं की तरह पूजा जाता था, जैसा आज भी हम लोग मतलब पूजते हैं देवी देवताओं की तरह। जैसे नदियाँ थी, उनको भी एक मानवीकरण के रूप में होता था और उनकी देवी देवताओं की तरह पूजा होती थी। पर्वत था, सूर्य भगवान थे, इस तरह सबकी पूजा होती थी। इतिहासकार पुरातत्ववेत्तों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। मतलब भौतिक अवशेष तो ठीक है जो मिले, लेकिन लिखित वाला भी प्रयोग करते हैं। आपने लिखित के बारे में देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमको मतलब कि लिखित साक्ष्य मिले थे वो हम पढ़ नहीं सकते थे, मतलब उसको हम पढ़ ही नहीं पाए, आज तक भी नहीं पढ़ पाए, तो वो लिखित साक्ष्य तो नहीं है। तो सबसे पहला लिखित साक्ष्य कौन सा था? ये आपका ऋग्वैदिक, मतलब वेद थे सबसे पहले लिखित साक्ष्य, ये भी आप जान सकते हैं, क्योंकि उससे पहले जो लिखित मतलब पढ़ने वाले लिखित साक्ष्य, अगर आप ऐसे लिखित साक्ष्य की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के थे, लेकिन उसको हम पढ़ कहाँ पाए, तो हम समझ ही नहीं सकते, उसको लिखा है चिन्हों के फॉर्म में। लेकिन जिनको हम पढ़ सकते हैं वो कौन से थे? वो आपके ये वैदिक पीरियड के ही थे, ठीक। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, कौन सी? व्यास और सतलुज के बीच में संवाद एक ऐसी ही सूक्ति का अंश है। अब सूक्ति हम आपको दिखाते हैं कि कैसी सूक्ति है। ये देखिए, विश्वामित्र और नदियों के बीच जो वार्तालाप हो रही है वो ये देखिए, आप देखिएगा। विश्वामित्र क्या कह रहे हैं? हे नदियों, अपने बछड़ों की चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इनके द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां क्या कह रही हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये नदियां कह रही कि आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं विश्वामित्र से? तो विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमेशा हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। मतलब उनको विश्वामित्र जी को नदी पार करनी है और वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मतलब हमारे रथ को पे ऊपर पानी मत करिए। नदियों से कह रहे हैं, नदियाँ कह रही हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई थी होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। कहाँ बहती हैं अब आप जानते हैं कि यह आप पता लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो दोनों नदियाँ हैं ये कहाँ पे बहती हैं, कौन से क्षेत्र में। और एक है सप्त सैंधव प्रदेश, और सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं ये बताइए, क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी थी और शुरुआत का जो ऋग्वैदिक पीरियड था वो सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों के प्रदेश में ही फैला हुआ था। तो वो 7 नदियाँ कौन सी थी ये बताइएगा।
वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वो वहाँ घोड़े गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। अब तुलना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत अधिक महत्व दिया जाता था घोड़ों और गायों को, गौ माता के रूप में पूजी जाती थी उस टाइम पे। ठीक, अब ये देखिए, तो ये आपका संवाद है। अब ये देखिए कैसे इसका अध्ययन करते हैं। ये एक आपको बढ़िया सा ताम्र लिपि में, मतलब ताम्रपत्र पे लिखा ये आपको दिखेगा, पांडुलिपि इसको कहते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना भूर्ज, आप भूर्ज वृक्ष के बारे में पहले चैप्टर में पढ़े थे कि उस पर लिखा जाता था। भूर्ज वृक्ष की चार पर लिखी गई है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। पांडुलिपि आप ये देख सकते हैं ना, ये संस्कृत में लिखी गई है पूरी पांडुलिपि है, और ये कौन सी? वैदिक संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक, अब ये हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें? मवेशी, घोड़े और रथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस टाइम क्या होते थे? मवेशी, घोड़े और रथ, और अपने बच्चों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग प्रार्थनाएं करते थे। मतलब भगवान से प्रार्थनाएं किसके लिए करते थे? भगवान से प्रार्थनाएं करते थे अपने मवेशियों के लिए, घोड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए। मतलब उनका इहलौकिक था, ये समझ सकते हैं। परलौकिक कोई मतलब ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है कि परलौकिक था, उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में आपका इहलौकिक ही था। मतलब यही अपने ही जो उनको इस जन्म में मिल रहा है उसके बारे में ही प्रार्थनाएं करते थे कि हमको अच्छा बच्चा मिले, या हमारे अच्छे मवेशी हों, हमारे धन हो, हमारे घोड़े हों, इस तरह की चीज़ें थी। और ये यज्ञ, इसके लिए यज्ञ और हवन करते थे। वो कौन कराता था? अनुष्ठान करते थे। कौन कराता था? वो पुरोहित कराते थे। पुरोहित पंडितों को कहा जाता था जो ये कराते थे उस टाइम पे। ठीक, तो देखते हैं ऋग्वेद में मवेशी बच्चों, खासकर पुत्रों, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। मतलब जो घोड़े थे वो क्या करते थे? रथ खींचते थे लड़ाइयों में। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों और जहाँ पर जौ जैसी अच्छे जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। अब यहाँ देख रहे हैं लड़ाइयाँ किसके लिए लड़ी जा रही हैं? जमीन के लिए भी कभी भी लड़ते थे। जमीन पे क्या अच्छा चारागाह रहता था वहाँ के लिए लड़ते थे, या जमीन उपजाऊ रहती थी, या फिर क्या है कि वहाँ लड़ाइयाँ कुछ पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ी जाती थी। ठीक, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेता था। जो युद्ध में वो लोग जीतते थे उसमें से कुछ भाग क्या रख लेता था? जो वहाँ का सरदार होता था वो रख लेता था, और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित के बारे में मैंने भी आपको बताया। और शेष बचे धन को कहाँ? जनता में बांट दिया जाता था, आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रस्तुत होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। मतलब यज्ञ उन्हीं के अनुष्ठान के लिए किया जाता था। और क्या कह रहे हैं? घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इस युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी। ये याद रखने वाली बात है कि कोई भी स्थानीय सेना ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशवरा करते थे। वहां से ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, उनको अपना सरदार ये लोग चुन लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अब क्या करें? लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से थे? जैसे अभी आपने पढ़ा पुरोहित के बारे में, पुरोहित यज्ञ कराने वाला होता था। उसी तरह जनता को जन या विश कहते थे। विश को ये जनता को कहते थे। ठीक, विरोधियों को दस्यु कहते थे। तो इस तरह ऋग्वैदिक काल के मतलब के टर्म्स हैं लोगों को पुकारने के। क्या कह रहे हैं? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित कौन है? पहले कौन है? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। ये एक शब्द हो गया पुरोहित। और दूसरे कौन होते थे? राजा। ये राजा वैसे नहीं जिनके बारे में तो बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, मतलब इनकी कोई बड़ी राजधानी और महल नहीं थे, और ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब जैसे बाद के शासक हुए, जैसे सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य थे, या आगे के जो कनिष्क थे उन लोगों की तरह नहीं थे। ये नॉर्मल ही राजा होते थे। कोई स्थानीय सेना भी इनके पास नहीं होती थी, और वंशानुक्रम जैसा यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक, तो अब
अब हम आगे देखते हैं जनता। हाँ ये देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, ये देखिए मैंने भी आपको बताया था ना, जन या विश कहते थे। तो ये क्या होता था, जन, जिसका प्रायः हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी प्रयोग होता है। दूसरा था विश, दूसरा शब्द कौन सा था, विश। ये किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये आपका जनता या पूरे समुदाय के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वैश्य निकलता, जिससे आज का वैश्य निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तृत से पढ़ोगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें क्या बनता है, पूर्वजन या विश कहते हैं, पूर्वजन या पूर्वविश कह सकते हो, या भरत जन या भरत विश कह सकते हो, इसे तो यदुजन या यदुविश कह सकते हो। ये सब कहते हैं अपने कबीले थे, कौन से, पुरु, भरत और ये यदु, इस तरह के थे। ठीक, अब आगे कह रहे हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, वो आर्य ही थे, मतलब जो ये लोग, ये पूरा वैदिक पीरियड आर्यों का ही है। तथा अपने विरोधियों को वो क्या कहते थे, दास या दस्यु। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि विरोधियों को वो लोग क्या कर रहे हैं, दास कहते थे या दस्यु कहते थे, जो उनके विरोधी थे। टर्म्स हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। दस्यु वो लोग थे तो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का प्रयोग गुलाम में हो गया, जैसे आज भी होता है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब करना पड़ता था। आज भी आप जानते हैं कि दास का यही अर्थ निकलता है और दास यही करते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां आप देखिए, ये आपका ऋग्वेद की जान लिया। अब ऋग्वेद कहाँ पे डेवलप हो रहा था, ये भी आप जान सकते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड कहाँ पे था। ये पंजाब में था, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, ठीक, या कह सकते हैं ये पूरा नॉर्थ वेस्ट में था, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में था। लेकिन और भी तो एरिया थे भाई, पूरा भारत था, पूरा मतलब अगर उप महाद्वीप की बात करें तो बहुत बड़ा था। तो वहाँ क्या क्या चीजें हो रही थी, वहाँ पूरा वैदिक पीरियड नहीं था, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का ही आपका है, ठीक, या नॉर्थ का कह सकते हैं। अलग जगह पे क्या होता, साउथ में क्या हो रहा था, ये सब चीजें कहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पे महापाषाण पीरियड चल रहा था। महापाषाण मतलब ये आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं क्या, मध्य पाषाण युग, पहले पूरा पढ़े, फिर मध्य पढ़े, फिर नवपाषाण पढ़े, अब ये फिर ताम्रपाषाण भी बीच में आता है, जिसको उसके बाद आता है आपके महापाषाण। ये पीरियड महापाषाण की चल रहा था, मतलब लोहे का प्रयोग लोग जान चुके थे। अब देखते हैं क्या है, अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर नाम से जानते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे, मतलब ये था जो जहाँ लोग कब्र बनती थी वहाँ बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, इसीलिए इसको महापाषाण पीरियड कहा गया। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा कहाँ पे, दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में हुई, वहाँ हुई जहाँ वैदिक पीरियड नहीं था, ठीक, समझ सकते हैं आप। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाणी पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। मानचित्र 2 आप पिछले चैप्टर में था, उसके स्थल मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसमें एक ब्रह्मागिरी को दिखाया गया है और एक आदि चन्नलूर को दिखाया गया है, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, मतलब कुछ तो ऊपर ही आपको दिख जाते थे और कुछ जो होते हैं वो जमीन के नीचे होते थे। ये देखिए कुछ महापाषाणी कब्रें आपको दिखेंगे, यहाँ से पत्थर से पूरा इसको तैयार किया गया है। ये देखिए यहाँ बीच में कब्र रही होगी और चारों तरफ चौकोर पहले पत्थर, फिर ये बड़े वाले पत्थर, तो इस तरह महापाषाणिक कब्रें कही जाती थी, ठीक। क्या कह रहे हैं, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक, यही एकमात्र प्रमाण है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए लोगों को दफनाना, ये आप मतलब क्रमबद्ध करिए, क्रम से लगाइए, पहले क्या काम हुआ और उसके बाद क्या क्या काम हुए करना है, ठीक। आप क्या कह रहे हैं, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, मतलब जो महापाषाणिक स्थल थे वहाँ जो मृतकों को दफनाया जाता था वो खास तरह के मिट्टी के बर्तन उस पर मतलब साथ में रखे जाते थे, जिन्हें काले लाल रंग के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना था। मतलब कैसे बर्तन हुआ करते थे, काले और लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, मतलब लाल मिट्टी और काली मिट्टी के बर्तन बनते थे। इसके साथ ही मिले लोहे के औजार,
मतलब आप सोचिए उस टाइम लोहे के औजारों का यूज़ शुरू हो गया था, दोनों में, वैदिक पीरियड में भी लोहे का यूज़ था और इसमें भी था, क्योंकि साथ साथ थी दोनों। घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर के सोने और सोने के गहने, ये सब चीज़ें आपके मिले हैं। ठीक, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समादान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने के रास्ता था, मतलब उसे होल भी कर दिया जाता था। ठीक, महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, अब कौन कौन से लोहे के सामान मिले हैं? बाएं घोड़े के सामान, ये वाला सामान घोड़े का है, नीचे कुल्हाड़ी दी गई है और उसके बाद एक कटार दी गई है, ये आपकी एक कटार दी गई है। ठीक, ये 3-4 सामान वहाँ पे मिले हैं महापाषाण कब्रों के पास। ठीक, कब्रें उसके मतलब ज़्यादा उसकी विशेषताएं बताती थी। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता है कि समाज में असमानताएं थी कि नहीं, मतलब भिन्नताएं थी कि नहीं, लोग अमीर थे गरीब थे, मतलब असमानताएं थी, कोई ज़्यादा पावरफुल था कोई कम पावरफुल था, ये कैसे पता चलता है, कैसे पता लगाते हैं? पहला तो यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ऐसा होता है क्योंकि जेन्युइन ऐसा होता है कि दूसरे के सामान तो रखा नहीं गया होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 ब्रह्मागिरी को देखें, जैसे मैं आपको बताया था, वो मैप दूसरे उस चैप्टर में है, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। ये देखें, एक कब्र का 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन नहीं मिले। अभी यहाँ जैसा असमताएं मिल रही कि नहीं, कि मतलब भाई उसमें कुछ लोग अमीर बहुत ज़्यादा थे, जो एकदम अमीर था उसकी कब्र के पास 33 सोने के मनके रखे थे और शंख रखे थे, दूसरे के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन रखे हैं। इससे आसानी से पता चल जाता है कि भाई समाज में असमताएं थी, कोई वर्ग अमीर था, कोई गरीब था। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग अनुयायी। ठीक, अब आगे क्या है? क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लोगों की थी? कभी कभी महापाषाणों में एक ही कंकाल मिलते हैं, एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया। तभी पोर्ट होल के बारे में आपने पीछे पढ़ा। पोर्ट होल में क्या करते थे? एक लोग को दफना देते थे, होल भी रहता था बड़ा, उसी में दूसरे जब कोई परिवार के सदस्य मरा तो फिर उसको दफना दिए उसी में, फिर तीसरे को उसी रास्ते के थ्रू दफनाते थे, वही बता रहे हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों को काम करते थे, जहां से आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब जानकारी होती थी कि हाँ इसी जगह पे दफनाया गया था, इसलिए बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, यही रीजन रहा होगा। ठीक, अब इसी तरह का एक स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2/14 इनाम गांव को खोजो। या भीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होते थे, मतलब सिर कहाँ रखा जाता था? उत्तर की ओर रखा जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे, मतलब खाना पानी भी रखा जाता था। ठीक, एक आदमी को अब एक आदमी के बारे में बता रहे हैं इनाम गाँव में व्यक्ति के। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, मतलब 5 कमरे थे, यानी पैसे वाला था, वो सरदार रहा होगा। आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं दफनाया गया, बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक, अब ये एक अनाज का गोदाम भी है, मतलब ऐसा है तो बहुत सबसे बड़ा घर यानी सरदार वगैरह का वो घर रहा होगा। इसमें लिखा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? मतलब ऐसा आपने जवाब का कारण बताइए, कैसे आपको लगता है? आपने लगभग चीज़ देखी कि वो अमीर घर था, बड़ा घर था और 5 कमरे थे, एक अनाज का भी गोदाम था, तो अमीर आदमी था, सरदार लगता है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब कंकालों के अध्ययन क्या बताता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि आज के टाइम में जब पुरातत्वविद खोजते हैं तो उनको सिर्फ कंकाल मिलते हैं, तो कंकाल के आधार अगर छोटे कंकाल है तो हाँ पता चल जाता है बच्चे कंकाल है, लेकिन उसमें लड़की के हैं कि लड़के के हैं ये नहीं पता चल पाता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के लिए समस्याएं अक्सर
ज़्यादातर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं ही आभूषण पहनती थी। कंकाल के लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी अस्थियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी इसलिए कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है, जो आधुनिक अध्ययन हो रहे हैं। अब क्या करें, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य, चरक संहिता आप उनकी जानते भी हैं, तो चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सक शास्त्र पर चरक संहिता नामक एक बुक लिखी, याद रखने वाली है, इसमें चरक संहिता चरक ने लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों की काफ़ी ज़्यादा है। सामान्यतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, अस्थियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर यह संख्या बताई होगी। मतलब उन्होंने 360 बताई बिना किसी चेकअप के, और आज 206 निकल रही हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने दांतों की भी गिनती करी हो और जोड़ों की गिनती करी हो, कार्टिलेज की भी गिनती करी हो, हिसाब से उन्होंने बताया हो 360 चरक में, चरक संहिता ने। ठीक, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, अच्छा क्या काम करते थे इनाम गांव के लोग, कैसे, क्योंकि क्या क्या चीज़ें वहाँ मिली इससे पता चलता है। ठीक, अब ये नोट करने वाली चीज़ है, देखिए इनाम गांव में पुरातत्व विधियों को क्या क्या मिला है, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कहाँ पे, इनाम गांव में, जिससे क्या होता है ये सब बोते थे। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली, कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा लगाया जाता था कि उन्हें खाया जाता था। जैसे कौन कौन सी थी, गाय, पालती रहो, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, और फिर कृष्ण, मग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां मिली है। यानी ये सब क्या थे, ये तो मतलब अनाज के रूप में खाए, मतलब उसके मांस के रूप में उनका उपयोग किया जाता था, या तो वो पालतू थे, कुछ इस बीच पे था, उनकी हड्डियां मिली हैं। खाने के लिए गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल भी मिला है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती थी। मतलब ये सब भी चीज़ें वहाँ पे एकत्र की जाती थी। इनाम गाँव के लोग यही करते थे, मतलब कि इनका खाने पीने का ये था, और क्या चीज़ बोते थे वो सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब थोड़ा सा अन्यत्र में भी क्या दे रहे हैं, अन्यत्र में कह रहे हैं कि एटलस में चीन को देखो, चीन पता है पड़ोसी देश है, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या वे फसलें अच्छी होगी, मतलब ऐसे सवाल लिखवाते थे, क्या उन्हें पुत्र होगा। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच सकते हो कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, लेकिन ऐसे भविष्यवाणी वहाँ करते थे। चीन में ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, उसमें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल है, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और इंडिया में लोहे का उपयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से, ये याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहे का उपयोग नहीं करना जानते थे। उसके बाद से जब आपका ये आर्य का पीरियड आया, आर्यंस का आया, यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड आया, तब से लोहे का प्रयोग करना जान चुके थे। यानी उसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और फिर उत्तर वैदिक पीरियड 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। उसके बाद तो फिर प्रथम मगध साम्राज्य भी बना, और आगे 16 महाजनपद, फिर मौर्य साम्राज्य, इस तरह फिर स्टेबलाइज्ड हुआ, और काफ़ी अच्छा भारत जो है, भारतवर्ष में काफ़ी तरक्की हुई उसके बाद से। तो इस तरह ये आपका चैप्टर क्लोज होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ आगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।